स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम लोग आज लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिविटी 6.1, 6.2 और ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल एपरेटस। यहाँ एक्टिविटी 6.1 में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल, इसका एम क्या है इस एक्टिविटी का, कि देखेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए किस तरह से ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो मटेरियल हम लोगों को चाहिए वो है पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। हम लोग एक गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे जो कि कैसा लीव्स कंटेन कर रहा है, तो वेरीगेटेड लीव्स होता है, जिसको कि हम लोग प्रिंटेड टाइप का जो चीज़ होता है उसको हम लोग वेरीगेटेड कहते हैं। और वो वेरीगेटेड लीव्स पाया जाता है, जैसे क्रोटन प्लांट है। ये जो डायग्राम फोटो है वो एक क्रोटन प्लांट का फ़ोटो है। मनी प्लांट में भी वेरीगेटेड लीफ होता है। उसके अलावा अल्कोहल, वाटर बाथ, जिसके अंदर में हम लोग अल्कोहल डायरेक्ट अल्कोहल में बॉयल नहीं करेंगे, उसको वाटर बाथ में रख के करते हैं, वो देखेंगे आगे हम लोग। बर्नर, आयोडीन, पेपर शीट, बीकर, ड्रॉपर, फोर्सेप्स, ये सब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग पहले देखते हैं प्रोसेस की किस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉटेड प्लांट है क्रोटन का या मनी प्लांट का, उसको लेंगे और उसको 3 दिनों तक बिल्कुल अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। अब क्यों छोड़ देंगे, उसको इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे देंगे कि 3 दिन तक छोड़ देंगे, ताकि जो पहले का जितना भी स्टार्च है उस प्लांट में वो सारा का सारा स्टार्च यूज़ हो जाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं 3 दिन तक अंधेरे में रहने की वजह से। तो सारा का सारा स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर से, लीफ के अंदर से यूज़ हो जाए, यानी कि इसको हम लोग सिंपल वे में कहते हैं टू डी स्टार्च द लीव्स को हम लोगों को डी स्टार्च करना है। अब उस प्लांट को बाहर निकालेंगे और उस बाहर निकालने के बाद में उसको सनलाइट में 6 घंटों तक सनलाइट में छोड़ देंगे ताकि फ़ोटोसिंथेसिस हो सके। अब उस दिन ही हम लोग उस एक पत्ते को तोड़ेंगे उस प्लांट से, और वहाँ पर जो लीफ का जो ग्रीन एरियाज़ है उसको ट्रेसिंग पेपर पे, बटर पेपर पे, जो भी वैसा पेपर है, टिश्यू पेपर जैसा, उस पर हम लोग उसको ट्रेस कर लेंगे। उसका बिल्कुल से डायग्राम ट्रेस आउट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे ग्रीन एरियाज़ लीफ में पाया जा रहा है। अब वो जो लीफ है उसको हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि बॉयलिंग वाटर में, ये वेरीगेटेड लीफ है, उस वेरीगेटेड लीफ को लिया हमने और उसको बॉयलिंग वाटर में कुछ मिनट तक उसको बॉयल करेंगे। अब बॉयल क्यों करेंगे, ताकि जो उसके अंदर में क्लोरोफिल वगैरह है वो थोड़ा लूज़ हो जाए। और अब यहाँ पे उस लीफ को हम लोग अल्कोहल के अंदर में डालेंगे। अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। तो अल्कोहल के अंदर में डालेंगे, और लेकिन अल्कोहल को डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम लोग उसको एक बीकर के अंदर में, बीकर है, इसको ही हम लोग वाटर बाथ कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम लोग फ्लेम पे अल्कोहल को नहीं चढ़ाकर उसको पानी के अंदर में डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं वाटर बाथ। अब यहाँ पर है कि उसको हम लोग वाटर बाथ में डायरेक्टली क्यों नहीं वाटर बाथ में ही क्यों रख रहे हैं, अल्कोहल को डायरेक्टली फ्लेम पे क्यों नहीं चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो हाईली इन्फ्लामेबल है, तो आग लगने का डर है, इसलिए हम लोग उसको वाटर बाथ में रखेंगे। अब अल्कोहल से ट्रीट क्यों करेंगे, तो अल्कोहल से ट्रीट इसलिए करेंगे कि अल्कोहल जो है वो क्लोरोफिल को डिज़ोल्व कर देगा और हमारा जो लीफ होगा वो ग्रीन कलर से बिल्कुल से पेल येलो कलर का, वाइटिश टाइप का, कलरलेस वो हो जाएगा, क्योंकि उसका क्लोरोफिल सारा डिज़ोल्व हो चुका है। और उसके बाद जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट में उसको रिंस कर लेंगे पानी के साथ में, और अल्कोहल को निकालेंगे और उसको हम लोग डालेंगे आयोडीन के अंदर में, आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। और आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस आता है ना। तो वही है कि जो डीकलराइज लीफ है उसको हम लोग कुछ देर तक आयोडीन के अंदर में डाल रहे हैं, और उसके बाद उस लीफ को बाहर निकालेंगे और ठंडे पानी में उसको वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी आयोडीन है वो वहाँ उससे रिंस ऑफ हो जाए, उससे वो निकल जाए। और जो लीफ का कलर है उसको हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे और कंपेयर करेंगे उसको किसके साथ में, तो जो हमने लीफ का ट्रेसिंग किया था, लीफ का जो हम लोगों ने एक पिक्चर ड्रॉ करके रखा था उसके साथ में कंपेयर करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा हम लोगों का कि देखेंगे कि जो भी ग्रीन पोर्शन हुआ करता था उस लीफ का,
अब तो सारा का सारा लीफ ही जो है वो पेल येलो कलर का हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जो ग्रीन पोर्शन हुआ करता था वो सारा ग्रीन पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर का हो चुका है। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर हुआ करता था वहाँ वहाँ का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ में रिएक्ट करता है और स्टार्च के साथ में रिएक्ट करके वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो स्टार्च वहाँ पे कहाँ से आ गया भाई? तो स्टार्च आया फोटोसिंथेसिस होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था कि भले ही बनता ग्लूकोज है लेकिन वो क्या होता है, ग्लूकोज बनने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं रहता है बल्कि वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस का पता करने के लिए हमेशा स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो ये स्टार्च जो है, चूँकि स्टार्च बना फोटोसिंथेसिस के दौरान में और इसलिए ब्लू ब्लैक कलर वहाँ पे हुआ। और फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पे मौजूद था। तो क्लोरोफिल, इससे हम लोगों को पता चला कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। सेम इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं टू शो स्टडी दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेम प्रोसेस होगा सारा कुछ, बस वहाँ पे वेरीगेटेड लीफ हम लोग नहीं लेंगे। वेरीगेटेड लीफ की जगह पे सिंपल कोई भी हेल्दी प्लांट लेते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट है या लाइट है या लाइट नहीं है, उसके लिए लीफ के हाफ पोर्शन को हम लोग ब्लू ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन से पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर है और कौन से पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं है। इसलिए ही हम लोग डी स्टार्च शुरू में कर दे रहे थे, क्योंकि स्टार्च एक बार बनने के बाद तो पूरे लीफ में डिज़ोल्व हो जाता है। तो जहाँ पे येलो पार्ट था वहाँ पर भी स्टार्च चला गया होगा और जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहाँ पर भी। तो हम लोग अगर बिना डी स्टार्च किए अगर ये एक्सपेरिमेंट करते तो हम लोगों को पूरा का पूरा लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का दिखता, क्योंकि स्टार्च बनने के बाद पूरे में ट्रांसपोर्ट हो गया था। आगे हम लोग आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पे, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कैसे ऑब्टेन होता है? तो वो ऑब्टेन होता है थ्रू टाइनी पोर्स, जिसको कि हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा सराउंडेड होता है गार्ड सेल से, ये लीफ के सरफेस पे पाया जा रहा है। स्टोमाटा जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर इसके सिंगुलर को हम लोग स्टोमा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीन शेप्ड दो सेल दिख रहे हैं ये दोनों गार्ड सेल है और बीच का जो स्पेस है वो स्टोमाटा है। और इस स्टोमाटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना हो चाहे ऑक्सीजन बाहर जाना हो, या ट्रांसपिरेशन के दौरान इसी स्टोमाटा से ही वाटर लॉस भी होता है। तो चूंकि ट्रांसपिरेशन के दौरान में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हो जाएगा, इसलिए प्लांट को जब भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, या जब कभी भी लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, तो ये स्टोमाटा को क्लोज रखता है। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है ये फंक्शन है गार्ड सेल का। ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किसका फंक्शन है? तो ये गार्ड सेल का फंक्शन है। ये जो स्टोमाटल एपरेटस का ये डायग्राम है, ये गार्ड सेल, ये एक डाइकोट प्लांट का स्टोमाटा है जिसमें गार्ड सेल का शेप बीन शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है। अगर ये मोनोकॉट लीफ होगा तो यहाँ पे ये गार्ड सेल डम्बल शेप का होगा। तो यहाँ पर है कि किस तरह ये डायग्राम, ये ओपन स्टोमाटल एपरेटस का डायग्राम है और ये क्लोज स्टोमाटल एपरेटस का डायग्राम है। ये यहाँ पे गार्ड सेल से सराउंडेड है स्टोमाटा, बीच में स्टोमा है और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रीन कलर के जो डॉट हैं वो सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है और इधर जो है वो सब्सिडरी सेल्स बाहर में दिख रही है। पूरा स्टोमाटल एपरेटस है, ये ओपन है। ओपन कब होगा? जब वहाँ पे प्लांट के पास में खूब सारा पानी होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जब प्लांट के अंदर में होगा तो गार्ड सेल उसके अंदर वाटर जो है वो इंटर करेगा और गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा यानी कि टर्जिड हो जाएगा, बिल्कुल से स्वेल कर जाएगा। तो स्वेल करने से जो स्टोमाटल पोर होगा वो ओपन हो जाएगा।
तो इसलिए ये जो पहला डायग्राम है, ये यहाँ पे जब वाटर बहुत ज़्यादा है तो ये गार्ड सेल स्वेल कर गया है पूरा, और स्वेल करने की वजह से ये स्टोमाटा ओपन है। वहीं जब पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी होने से क्या होता है कि सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है गार्ड सेल से, और गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है और स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाता है। यहाँ पर भी 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये फंक्शन ऑफ गार्ड सेल है। अब हम लोग आते हैं, ये देखते हैं कि एक्टिविटी 6.2 है कि ऐसे एक्टिविटी से कभी भी बोर्ड में क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन चूंकि अब काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, सिलेबस में चेंज हो चुका है, तो मे बी कि जो एक्टिविटी है उससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए उस एक्टिविटी को भी हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है कि टू शो डैट CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी है। फिर से यहाँ पे हम लोग हेल्दी पॉटेड प्लांट लेंगे, सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पे 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट हम लोग ले रहे हैं, और करीब कोशिश ये करेंगे कि दोनों पॉटेड प्लांट जो हो वो करीब करीब सेम साइज़ का हो, एक जैसा हो, और दोनों को फिर से अंधेरे कमरे में हम लोग डार्क में 3 दिनों के लिए छोड़ देंगे। अब दोनों प्लांट को निकालेंगे 3 दिन के बाद और उसको सेपरेट ग्लास प्लेट में रखेंगे, और उसमें जो पहला हमारा प्लांट होगा उस प्लांट में हम लोग क्या करेंगे कि एक वाच गिलास के अंदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे, और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों प्लांट्स को हम लोग जो है वो सेपरेट बेल जार से, ये हमारा बेल जार है, क्योंकि ये बेल शेप्ड का होता है इसलिए इसको हम लोग बेल जार कहते हैं। तो ये बेल जार से हम लोग कवर कर देंगे, और पूरा जो बेल जार का बॉटम है उसको हम लोग वैसलीन के मदद से एयर टाइट कर देंगे, ताकि बाहर से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान में रिलीज़ होगा वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रखा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाहर से कोई आए नहीं, इसलिए हम लोग वैसलीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो दोनों प्लांट है उसको हम लोग सनलाइट में 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि 2 घंटे के लिए ही क्यों रखा। इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने 6 घंटे के लिए रखा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गिलास बेल जार का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सनलाइट जब अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद में ये जो बेल जार है वो उसको बाहर जाने नहीं देगा, ट्रैप कर लेगा अंदर ही, और यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसलिए 2 आवर ही जो है वो सफिशिएंट होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग जो है वो दोनों प्लांट से एक एक पत्ते को तोड़ेंगे, और उसका हम लोग स्टार्च का प्रेजेंस का चेक करेंगे आयोडीन टेस्ट से, वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने 6.1 में किया था। सेम प्रोसेस है जो हम लोग देख चुके हैं कि पहले पानी में बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग अल्कोहल में बॉयल करते हैं, अल्कोहल में बॉयल करने के बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसको एक बार पानी से रिंस कर देते हैं, और देखते हैं कि एक पत्ता में जो है वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, लेकिन दूसरा पत्ता ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। तो यहाँ पर है कि हमने देखा कि जो लीफ हमने प्लांट ए से लिया था, जहाँ पे ये रखा हुआ था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पे रखा हुआ था वो पेल येलो कलर का ही रह गया, लेकिन जो दूसरा वाला प्लांट भी था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। क्यों ब्लू ब्लैक कलर का हो गया? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलता रहा और फोटोसिंथेसिस होता रहा। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट ए में क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के वजह से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ था। वहीं पे जो प्लांट बी था वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया नहीं जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मौजूद था, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और आयोडीन के साथ में स्टार्च ने रिएक्ट किया और ब्लू ब्लैक कलर वो जो प्लांट बी का जो लीफ था वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया। इससे हम लोगों को ने ये कंक्लूड किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। यहाँ तक हम लोगों का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।